कहानी की शुरुआत एफ्टल नाम के बुढ़ऊ से होती है, जिसने अपने 40 साल की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा लाइटनिंग मैजिक का अध्ययन करने में लगाया ताकि डीमन लॉर्ड को दूसरे ग्रेट हीरोज के साथ मिलकर डिफीट कर सके। और नॉर्मली तो कहानियों में इसके बाद हीरो को धोखा मिलता है, लेकिन यहाँ किंगडम के लोग सच में उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए ग्रेटफुल हैं। और मैं भी तुम लोग का बहुत ग्रेटफुल हूँ यार। कहाँ से कहाँ तक आ गए हम, तो थैंक यू सो मच। और सॉरी, बीच में मन किया तो बोल दिया ये। खैर, ऐसे ही किंग भी उनके डीमन इन्वेजन रोकने की ग्रेट एफर्ट के लिए थैंक्स देता है और उनके लिए रिवॉर्ड अनाउंस करता है। बोलता है कि वो उनके किंगडम में जो सबसे बड़ा टाइटल हो सकता है वो देगा, इम्पेरर का टाइटल। एफ्टल ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इम्पेरर का टाइटल तो यूजुअली सिर्फ नोबल्स लोगों को मिलता है और वो भी बहुत रेयर से। तो उसे ऐसा टाइटल मिलना सच में एक ग्रेट ऑनर है। वाटर, फायर और अर्थ तीनों हीरोज को इम्पेरर क्राउन देने के बाद वो एफ्टल की तरफ आता है और बोलता है कि एफ्टल अगर सबसे स्ट्रॉन्ग मेज नहीं होता तो हीरो पार्टी कभी भी नहीं जीत सकती थी, तो वो ये इम्पेरर का टाइटल डिजर्व करता है। और एफ्टल बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि फाइनली ये वो मोमेंट है जहां उसकी सालों की ट्रेनिंग, उसकी की गई सारी सेक्रीफाइसेस वर्थ इट लगती है। अब कुछ साल गुजरते हैं और एफ्टल एक रिटायर्ड इंसान बन चुका है। कंट्री साइड में रह रहा है, अपने दिन बच्चों को ट्रेन करने में बिता रहा है, जिन्हें उसने सालों से अपने पास रखे हैं। आज के लेसन में वो बच्चों को मैजिक फॉर्मेशन प्रैक्टिस कराता है, कह करके कि सिर पर पत्थर बैलेंस करो ताकि फोकस मेंटेन रहे। कुछ बच्चे पहले तो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ सीख जाते हैं। और जब एफ्टल को लगता है कि ये अच्छा कर रहे हैं, उन्हें फाइनली ब्रेक लेने को बोलता है। सब थके हुए हैं, तो यहाँ जरूरत है उन्हें अप्रिशिएट करने की, जो वो करता भी है। लेकिन फिर बोलता है कि अभी उन्हें वो लेवल 4 मैजिक प्रैक्टिस करते देखना चाहता है जो उसने पिछले हफ्ते सिखाया था। लेकिन जैसे ही एफ्टल ये बोल के खत्म करता है, एक बच्ची मर्लिन बोलती है कि क्या खुद वो ब्रेक लेना नहीं चाहेंगे। एफ्टल देख सकता था कि उसकी स्टूडेंट सच में वॉरिड है, क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन वो मर्लिन को एश्योर करता है कि अभी भी वो बिना हड्डियों की आवाज के झुक सकता है, तो थोड़ी देर और खड़ा रहने से उसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ एफ्टल उस दिन को याद करता है जब उसने पहली बार मर्लिन को ढूंढा था। वो एक डीमन औरत की बेटी थी जो उसे एक बैटल में मिली, और भले ही मर्लिन एक डीमन थी, एफ्टल ने उसे अपने पास रखने का डिसाइड किया, क्योंकि वो बाहरी दुनिया में अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती। मर्लिन के छोटे होने से शायद उसे याद नहीं हो, पर एफ्टल श्योर है कि उसने वॉर के दौरान उसके कई फैमिली मेंबर्स को तो मारा ही होगा। तो जब जब भी वो उसे इतनी सिंसियर फिक्र करती है उसकी, वो थोड़ा अंदर से गिल्टी फील करता है। पर अभी के लिए एफ्टल लेसन जारी रखने का डिसाइड करता है और सबको लेवल 4 स्पेल्स दोबारा ट्राई करने के लिए तैयार होने को बोलता है। लेकिन मर्लिन फिर बीच में आके पूछती है कि क्या उन्हें आज लेवल 6 मैजिक सिखा सकता है। दूसरे बच्चों को समझ नहीं आता कि अबे ये लेवल 6 मैजिक क्यों सीखना चाहती है। कल ही तो एफ्टल ने हमें लेवल 5 मैजिक सिखाया था, अभी तो उसकी ही प्रैक्टिस करनी है। एफ्टल भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसने भी ये सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो मर्लिन की आंखों में चीजों को सीखने की भूख देख सकता है, लेकिन बोलता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पर वो लेवल 6 मैजिक भी सीख जाएगी। और अभी के लिए जो वो जानती है वो प्रैक्टिस करती रहे, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मर्लिन थोड़ी डिसअपॉइंटेड तो होती है ये सुन के, क्योंकि जितना हो सके वो जल्दी से जल्दी सारी मैजिक सीखना चाहती थी। लेकिन एफ्टल की बात भी समझती है और अभी के लिए बेसिक्स पर फोकस करने से एग्री करती है। अब बाद में हम मर्लिन को एक गहरे अंधेरे जंगल के एंट्रेंस पर खड़ा देखते हैं, जो क्लियरली डरी हुई तो है, लेकिन खुद को बहादुर बनाने और अपने फियर्स का सामना करने के लिए फोकस करती है। खुद को प्रूफ करने के लिए उसका प्लान है कि आज वो जंगल के अंदर छुपे किसी मॉन्स्टर को मारेगी, ताकि साबित कर सके कि वो सच में लाइटनिंग एम्पायर की बेस्ट स्टूडेंट कहलाने लायक है। ऐसे वो अपने से कमजोर बच्चों को पढ़ाना भी संभाल सकेगी, जिससे कि एफ्टल का थोड़ा काम कम होगा और वो अपना रिटायरमेंट को थोड़ा एंजॉय कर पाएंगे। वो जानती है कि एफ्टल कभी उसे ऐसा करने को नहीं कहते, लेकिन वो अपनी तरफ से जो भी हो सके उसकी हेल्प करना चाहती है। मर्लिन का दिल तो सही जगह था, लेकिन क्लियरली अभी दिमाग की थोड़ी कमी थी, क्योंकि 10 मिनट भी अभी नहीं बीते हैं और वो अपनी जान बचाते हुए जंगल से भाग रही है, क्योंकि उसने अपने आप को एक वुल्फ मॉन्स्टर के सामने एक्सपोज कर दिया था। और उसने जो ये लेवल 4 तक मैजिक सीखी है वो उस पे काम नहीं आई। हर स्पेल या तो मिस हो जाती या कोई काम का डैमेज नहीं करती, और वुल्फ तो ऐसे चार्ज करता रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो रियलाइज करती है कि वो इस भेड़िए से तेज नहीं भाग सकती, तो वो अब एक रिस्क लेने और लेवल 6 मैजिक ट्राई करने का सोचती है, जबकि उसकी प्रैक्टिस भी नहीं की है उसने। मर्लिन स्पेल का चांट शुरू करती है, इस बात के बावजूद भी कि भेड़िया डेडली इंटेंट के साथ अभी उस पे चार्ज कर रहा है। मर्लिन पूरे वक्त फोकस्ड रहती है और स्पेल कंप्लीट कर लेती है, जिससे भेड़िए पर एक मैसिव थंडरबोल्ट फायर गिरता है। और मर्लिन बहुत रिलीव्ड है कि वो एक्चुअली स्पेल कंप्लीट कर पाई, और उसे लगता है कि उसने भेड़िए को हरा दिया है। लेकिन उसको पूरी तरह से डराते हुए भेड़िया बिल्कुल बिना किसी खरोच के उस आग से निकलता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो धीरे धीरे मर्लिन की तरफ चला आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसे खाने वाला होता है, मॉन्स्टर पे अचानक से कहीं से तो एक मैसिव लाइटनिंग बोल्ट गिरती है।
मर्लिन बहुत खुश हो जाती है लाइटनिंग की आवाज सुन के, क्योंकि इसका मतलब है कि एफ्टल उसे बचाने आया है। लेकिन उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है जब वो देखती है कि एफ्टल कितना गुस्से में है, क्योंकि उसने खास तौर पर उसे जंगल में ना जाने की वार्निंग दी थी। मर्लिन गिल्ट से भर आती है और अपनी बेवकूफी के लिए माफी मांगती है। एफ्टल मर्लिन को लेक्चर देना शुरू करता है कि वो सब कुछ के लिए इतना रस क्यों करती है। जो ताकत को हम पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकते उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो याद करता है कि सबसे पावरफुल मैजिक भी यूजलेस हो जाती है अगर कास्ट करने वाला उसे प्रॉपर्ली नहीं समझता तो। और जब एफ्टल अपनी फिलॉसफी झाड़ रहा था, वो भेड़िया उसके पीछे से दहाड़ रहा है, लेकिन एफ्टल तो पीछे फेस भी नहीं करता और अपने लेवल 10 की मैजिक से उसे मार कहता है, बीच में ना बोल। थोड़ी देर बाद एफ्टल मर्लिन को घर ले आता है और वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही कि एफ्टल कितना अमेजिंग और ऑल इंस्पायरिंग लगा जब उसने वो डायलॉग बोलते हुए लेवल 10 का स्पेल यूज किया। पर एफ्टल तो बोलता है कि उसे अब जाकर के सो जाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन काफी थकान भरा रहा होगा। और मर्लिन कहती है कि हाँ आपने सही कहा, और जाने बढ़ती है कि इधर अचानक एफ्टल अपने घुटनों पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगी थी। मर्लिन देख के तुरंत उसके पास भाग के आती है और एफ्टल माफी मांगता है कि उसने ये देख लिया, क्योंकि जानता है कि इससे अब वो परेशान हो जाएगी। लेकिन मर्लिन रिवील करती है कि वो तो पहले से उसकी बीमारी के बारे में जानती थी, उसने काफी पहले ही नोटिस कर लिया था और इसीलिए वो इतनी हार्ड काम कर रही थी ताकि उसकी सक्सेसर बन सके, जिससे वो खुद पर इतना सारा बोझ ना ले। एफ्टल अब शर्मिंदा हो जाता है ये रियलाइज करके कि उसकी कंडीशन ने मर्लिन को चीजें जल्दी सीखने के चक्कर में इतना लापरवाह बना दिया। लेकिन वो बोलता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वो एक भी मिनट रेस्ट करने में नहीं वेस्ट कर सकता। मर्लिन समझ नहीं पाती कि एफ्टल इतना बीमार होने के बावजूद भी काम करने पर क्यों तुला हुआ है। तो एफ्टल एक्सप्लेन करता है कि वो मर्लिन और दूसरे बच्चों जैसी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मेजेस को खुद सब सिखाना चाहता है, क्योंकि एक वक्त था जब एफ्टल खुद सबसे पावरफुल मेज ऑफ ऑल टाइम बनना चाहता था, लेकिन वो ऑलरेडी रियलिटी अब एक्सेप्ट कर चुका है कि ऐसा अब नहीं होगा। तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ऐसा किसी को बनाने में अपना बेस्ट दे रहा है। मर्लिन नहीं समझती कि एफ्टल का क्या मतलब है कि नहीं बन सका, क्योंकि उसके लिए तो वो क्लियरली बहुत स्ट्रांग है। एफ्टल कहता है कि वो जानता है कि वो ज्यादातर मेजेस से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कभी टॉप रैंक तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि दूसरे एम्पायर्स जो हैं वो सब उससे जवान, मजबूत और ज्यादा टैलेंटेड है। अगली सुबह जल्दी ही एफ्टल का एक स्टूडेंट नॉक करता है और उसे बहुत अच्छी न्यूज बताता है कि हाल ही में एक फ्लेम एम्पायर ने एक रिसर्च पब्लिश की है, एक मेथड के बारे में जो एक्यूरेटली एक मेज की मैजिकल एप्टीट्यूड पता कर सकता है। एफ्टल ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और पेपर लेकर के खुद देखने लगता है, और सच में रिसर्च पेपर परफेक्टली मेज की एप्टीट्यूड टेस्ट करने का तरीका बता रहा था। एफ्टल इम्प्रेस्ड है कि कोई फ्लेम एम्पायर ने ऐसा कुछ सोच पाया, क्योंकि ये तो एक हिला देने वाली डिस्कवरी है जिसे एफ्टल भी सच में ट्राई करना चाहता है। तो वो जल्दी से सभी को इकट्ठा करने के लिए आवाज देता है। थोड़ी देर बाद सब लैब में मिलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए। रिसर्च में जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड बताए गए हैं वो सब प्रिपेयर करने के बाद एफ्टल मर्लिन के एप्टीट्यूड टेस्ट करने से शुरू करता है। वो उसके 4 बालों को 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रखता है। थोड़ी देर बाद सबका रंग बदल जाता है। ब्लू और ग्रीन टेस्ट ट्यूब्स तो खास करके ब्राइट चमकने लगते हैं। रिसर्च के हिसाब से इतनी ब्राइट ग्लो का मतलब है कि मर्लिन के पास वाटर और विंड मैजिक दोनों में एस रैंक का टैलेंट है, जो सबको लगता है कि मर्लिन जितनी टैलेंटेड है उसके लिए तो बिल्कुल सही है। फीका कलर रेड और ब्राउन के लिए है, मतलब कि अर्थ और फायर मैजिक में बी और सी रैंक का टैलेंट है। जब बाकी सब बात करते हैं कि ये कितना कूल है, एफ्टल रियलाइज करता है कि ये टेस्ट सच में 100% एक्यूरेट है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली मैच करता है जो उसने मर्लिन की ट्रेनिंग में बचपन से देखा था। अभी तक मेजेस को अपनी एप्टीट्यूड टेस्ट करने का एक ही तरीका हुआ करता था कि सब फॉर्म्स में मैजिक को प्रैक्टिस करते जाओ जब तक 1 या 2 में तुम बाकी से आगे नहीं निकल जाते। लेकिन अब इस मेथड से एक मेज की मैजिकल टैलेंट बिल्कुल जन्म से ही पहचानी जा सकती है, जिससे होगा ये कि ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज की जा सकेगी और वो उसमें और ज्यादा स्ट्रांग बन पाएंगे। क्योंकि अब टेस्ट रियल लगता है, एफ्टल कहता है कि वो खुद भी एक बार ट्राई करना चाहता है। पहले तो मर्लिन सोचती है कि इसका कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से जानते हैं कि वो एक लाइटनिंग एम्पायर है। लेकिन एफ्टल जानना चाहता है कि क्या उसमें कभी सच में वो था जो ग्रेटेस्ट बनने के लिए चाहिए। सालों में उसे हर किसी के साथ कीप अप करने के लिए कई बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, और जब टेस्ट कंप्लीट होता है एफ्टल को पता चलता है कि क्योंकि उसके अंदर टैलेंट बिल्कुल भी नहीं थी। एफ्टल बिल्कुल शॉक्ड में रह जाता है, क्योंकि ट्यूब में कोई कलर ना दिखाना इसका मतलब है कि उसके बॉडी में एक भी मैजिकल टैलेंट नहीं है। पहले तो एफ्टल रिजल्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देता है, एज्यूम करता है कि शायद उससे प्रोसेस में कहीं गलती हो गई होगी। लेकिन चाहे कितनी बार भी वो ट्राई करे, रिजल्ट सेम रहता है। उसे अब इस फैक्ट के साथ रियलिटी में आना पड़ता है कि वो कभी दूसरे एम्पायर्स की हाइट्स तक नहीं पहुंचा, इसलिए नहीं कि उसने काफी ट्राई नहीं किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई टैलेंट ही नहीं थी।
अब वो गॉड से इस चीज के लिए एक बिट्रेयल सा फील करने लगता है और उसकी धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं कि उसे हार्ट अटैक आते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। कुछ वक्त बाद एफ्टेल बेड पर होता है, उसकी कंडीशन और खराब होती जाती है और वो अपने आखिरी पलों में वो यही सोचता है कि उसकी जिंदगी कितनी अनफेयर थी, क्योंकि वो हमेशा उम्मीद और यकीन करता रहा कि अगर वो मेहनत करे तो वो ग्रेटेस्ट मेज ऑफ ऑल टाइम बन सकता है। लेकिन उसे तो अब जाकर के पता चला कि वो तो दरअसल किसी ऐसी सपना को चेस कर रहा था जो उसके लिए थी ही नहीं। थोड़ी देर बाद एफ्टेल फाइनली अपनी आखिरी सांसें लेता है, लेकिन उसकी मौत के साथ उसकी सेकंड रिइंकार्नेशन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और वो हेवनली रियाल्म में जाता है रिइंकार्नेशन की गॉडेस से मिलने। वो तो बिल्कुल भूल ही गया था कि उसके पास ये स्किल भी है, क्योंकि पहली बार इस दुनिया में 50 साल पहले रिइंकार्नेट हुआ था और अब वो थोड़ा बेवकूफों की तरह फील कर रहा था कि मैं थोड़ी देर पहले मरने से पहले रो रहा था। बताओ। गॉडेस ऑफ रिइंकार्नेशन एफ्टेल का वार्मली वेलकम करती हैं, कह करके कि काफी लंबे वक्त बाद देखा तुम्हें, और वो बोलता है कि हाँ, वो बहुत इम्प्रेस्ड है कि वो जिंदगी में इतना आगे तक पहुंच पाया, जबकि उसकी बॉडी में तो कोई मैजिकल टैलेंट भी नहीं था। लेकिन ये साइड में रखते हुए अब एफ्टेल की सेकंड रिइंकार्नेशन का वक्त आ गया है, तो गॉडेस कहती हैं कि वो उसे एक चीट 2 टाइम्स ग्रोथ स्किल देना चाहेंगी ताकि अगली बार उसे बॉटल नेक से ना गुजरना पड़े। लेकिन एफ्टेल बोलता है कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही वो सारी मैजिकल नॉलेज अब है जो पास्ट लाइफ में उसे चाहिए थी उन हाइट्स तक पहुंचने के लिए। गॉडेस ने उससे कुछ ऐसा ही जवाब एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आखिर एफ्टेल एक ऐसा ही इंसान है और क्योंकि वो तैयार है, अब उसे एक नए लाइफ में रिइंकार्नेट कर देती है। अब जब एफ्टेल अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक छोटे लड़के के बॉडी में पाता है जो अपनी माँ के साथ कंट्री साइड में रहता है। उसकी जिंदगी यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अब जो पिछली जिंदगी की मेमोरीज वापस आ गई हैं, वो पहले मौके पर सीधा सेड में जाता है उस फायर एम्पायर की बनाई एप्टीट्यूड अप्राइजल मेथड ट्राई करने के लिए। वो उम्मीद कर रहा था कि इस जिंदगी में शायद फाइनली कुछ अच्छा मैजिक एप्टीट्यूड मिले ताकि अपने पुराने सेल्फ को वो सरपास कर सके, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट में इस जिंदगी में भी उसका 0 टैलेंट निकलता है और अब वो सच में पछता रहा होता है कि गॉडेस का चीट स्किल ऑफर उसने क्यों ठुकरा दिया। अब फिर से कम्प्लीटली टैलेंटलेस होने के साथ वो सोचता है कि लेवल 10 मैजिक सीखने के बाद वो बोतल नेक हो जाएगा, जैसा पिछली जिंदगी में हुआ था। लेकिन जैसे ही वो अपनी इस फूटी किस्मत पर चिंता करता है, अचानक ऊपर से उसे एक ड्रैगन उड़ता हुआ दिखता है। वो सीधा शहर की तरफ जा रहा था और नाइट्स का एक ग्रुप ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो एफ्टेल उनके पीछे भागता है उनकी हेल्प करने के लिए, पर रियलाइज करता है कि वो तो अभी सिर्फ 4 साल का है। पिछले वाले दादाजी वाले शरीर में अगर वो होता तो ड्रैगन को एक पल में ही जमीन पर ले आता, लेकिन इस बॉडी में अपना ओरिजिनल लेवल 10 मैजिक कास्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जैसे ही एफ्टेल अपने उस स्किल के बारे में सोच रहा होता है, उसकी बॉडी अचानक से रिएक्ट करनी शुरू कर देती है और वो स्पेल जो उसने पिछली जिंदगी में पूरी डेवलप की थी एक्सीडेंटली कास्ट हो जाती है और ड्रैगन को एक ही हिट में नीचे ले आई थी। नाइट्स सब गिरे हुए ड्रैगन के आसपास इकट्ठे होते हैं और बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं कि ड्रैगन कैसे गिराया गया, और ऑनेस्टली एफ्टेल भी उतना ही कंफ्यूज है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पिछली जिंदगी की पीक पर गेन की गई स्किल्स इस नए बॉडी में भी उतनी ही कारगर होगी। अब 3 साल गुजर गए हैं एफ्टेल को इस बॉडी में रिइंकार्नेट हुए, और स्टडिंग के थ्रू उसने फिगर आउट किया है कि वो सच में अभी भी सेम ही दुनिया में है, लेकिन एफ्टेल की पिछली जिंदगी से 400 साल आगे। उसकी अभी की फैमिली की बात करें तो माँ के अलावा उसका टेक्निकली एक बाप भी है, लेकिन उसने कभी उसे देखा नहीं, जिसका नाम ड्यूक ऑर्कॉट है और वो एफ्टेल का ही एक डिसेंडेंट है। तो वो उससे मिलना तो चाहता है, लेकिन अभी तक ऐसा मौका नहीं बना। उसकी माँ ऑर्किड की कई रानियों में से एक है, लेकिन उनके पास कोई मैजिकल टैलेंट नहीं है, जिससे दूसरी रानियां उन्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि उनके हिसाब से एक मेज फैमिली में मैजिकल एप्टीट्यूड के बिना किसी का कोई जगह नहीं। तो उन्होंने उसे कहीं जंगल में भेज दिया है, और इसका प्रैक्टिकली मतलब ये भी है कि एफ्टेल को फैमिली के मेंबर से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। एक लड़का फ्रेजर देखता है कि एफ्टेल सैड लग रहा है, तो माफी मांगता है कि उन्हें ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। बोलता है कि वो ऑर्किड का मन बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक आसान नहीं रहा है। फ्रेजर एफ्टेल के साथ ऐसे पेश आता है जैसे उसका बड़ा भाई हो, लेकिन फ्रेजर सिर्फ उसका हाफ ब्रदर है, क्योंकि वो ऑर्किड की दूसरी रानी का बेटा है, और उसे एफ्टेल और उसकी माँ की सिचुएशन पर दया आता है, तो काफी वक्त से थोड़ी थोड़ी मदद करता आ रहा है। एफ्टेल को भी वो पसंद आ गया है और उसे लगता है कि फ्रेजर एक अच्छा इंसान है। फ्रेजर तभी उस महीने की मदद के लिए कुछ पैसा छोड़ जाता है और जाने से पहले पूछता है कि और कुछ चाहिए क्या, लेकिन एफ्टेल की माँ उसे थैंक्स देती हैं, कह करके कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा कर चुका है। ये एग्जैक्टली आइडियल फैमिली सिचुएशन लगती है, लेकिन एफ्टेल तो ज्यादा परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे तो अब मैजिक स्टडी करना है। फ्रेजर यहाँ थोड़ी देर चाय के लिए रुकता है और वहाँ रुकते हुए एफ्टेल से पूछता है कि वो फ्यूचर में क्या हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसने नोटिस किया है कि एफ्टेल काफी पढ़ाई करता है
एफ्टेल एक्साइटेड हो जाता है फ्रेजर का सवाल सुन करके और उसे बताने ही वाला होता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी मैजिक स्टडी करने के लिए डेडिकेट करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ तो उसका मुंह बंद कर देती हैं और फ्रेजर को बोलती हैं क्योंकि इसके पास उसके जैसी कोई मैजिक एप्टीट्यूड नहीं है, तो वो होप कर रही हैं कि इसे कोई वो मिलिट्री स्कूल में एनरोल करा देंगे। फ्रेजर इस आइडिया से खुश हो जाता है क्योंकि वो भी मिलिट्री स्कूल गया था और स्वॉर्ड्समैनशिप में क्लास टॉप रैंक करके ग्रेजुएट किया है, तो उसे लगता है कि एफ्टेल के लिए भी ये परफेक्ट होगा। वो उससे पूछता है कि क्या वो पीछे चल के अभी थोड़ी देर तलवारबाजी प्रैक्टिस करना चाहेगा, और एफ्टेल के रिस्पॉन्ड करने से पहले उसकी माँ बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। थोड़ी देर बाद एफ्टेल फ्रेजर के साथ बैकयार्ड में है और वो उसे बेसिक तलवारबाजी स्किल सिखा रहा है। एफ्टेल अभी के लिए उसका साथ दे रहा है क्योंकि देख सकता है कि फ्रेजर कितना एक्साइटेड है इस सोच से कि वो भी मिलिट्री स्कूल जाएगा उसकी तरह, और श्योर है कि कुछ इसका वजह ये भी है कि फ्रेजर एफ्टेल की वो मैजिकल टैलेंट की कमी भी जानता है। लेकिन एफ्टेल तो श्योर है कि वो क्या चाहता है, तो वो फ्रेजर को सीधा बोलता है कि वो मैजिक स्टडी करना चाहता है। फ्रेजर उसे बेचारी भरी नजरों से देखता है क्योंकि सोच रहा है कि वो सिर्फ अभी डिल्यूजन में जी रहा है, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये मान लेने में कोई शर्म नहीं है कि कुछ चीजों में तुम अच्छे नहीं हो सकते हो। लेकिन एफ्टेल तो इंसिस्ट करता है कि वो मैजिकल एकेडमी में ही जाना चाहता है चाहे कुछ भी हो। तो फ्रेजर उसे एक चैलेंज प्रपोज करता है, बोलता है कि वो एक स्पेल कास्ट करेगा और अगर एफ्टेल ने उसे रिप्लिकेट कर दिया तो ही उसे मैजिक एकेडमी अटेंड करने की परमिशन मिलेगी। एफ्टेल एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि ये तो काफी इजी टेस्ट लगता है, लेकिन वहीं फ्रेजर तो गिल्टी फील कर रहा है और एक ऐसी क्रूअल चीज करने के बारे में सोचता है। यकीन करता है कि एफ्टेल ये मैजिक कभी कास्ट नहीं कर सकता, और ये उसका तरीका है एफ्टेल को रियलाइज कराने का कि बिना मैजिक एप्टीट्यूड के मैजिक स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं। फ्रेजर विंड स्पेल कास्ट करना शुरू करता है, वहीं एफ्टेल तो कंफ्यूजन के साथ देखता है कि ये नाच क्यों रहा है, और जब फ्रेजर डन होता है वो एक विंड स्लैश कास्ट करता है जो एक पेड़ को सीधा चीर के रख देता है। वो खुद से इम्प्रेस्ड है क्योंकि ऐसा स्पेल कास्ट करना बहुत एफर्ट लेता है। उसने एज्यूम किया था कि एफ्टेल उसकी परफॉर्मेंस देख के ऑ में रह जाएगा, लेकिन एफ्टेल तो बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं लगता। फिर वो अपना हाथ हिलाता है और खुद का स्पेल कास्ट करता है, और उसका स्पेल तो फ्रेजर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है जो कैजुअली जंगल का एक बड़ा सेक्शन ही क्लियर कर देता है। एक सेकंड के लिए एफ्टेल वरीड होता है कि गलती कर दी क्योंकि फ्रेजर ने तो उसे बस रेप्लिकेट करने को बोला था, और जबकि फ्रेजर का स्पेल सिर्फ लेवल 2 का था, एफ्टेल तो बह गया और उसने लेवल 4 बना दिया। फ्रेजर अब बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है ये सुनकर के कि एफ्टेल ने अभी लेवल 4 मैजिक यूज किया, क्योंकि इस जमाने में तो लेवल 4 स्पेल एडवांस्ड मैजिक मानी जाती है, और वो नहीं समझता कि 7 साल का एफ्टेल ऐसा कैसे कर सकता है। एफ्टेल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि क्लियरली उसे याद आ रहा था कि पिछली जिंदगी में तो लेवल 4 मैजिक लो लेवल की मैजिक हुआ करती थी और वो तो लेवल 10 तक जा सकता था वहाँ, तो यहाँ कुछ तो गलत जरूर है। एफ्टेल का लेवल 10 मैजिक का बात सुनना ही फ्रेजर के ब्रेन के लिए प्रोसेस करना बहुत ज्यादा कर देता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया था। अब उसकी रिएक्शन देख के एफ्टेल सोचने लगता है कि इस इरा की मैजिक सच में कैसी है। वो फ्रेजर को उसके रूम में ले जाता है रेस्ट करने के लिए और वहाँ रहते हुए कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करता है, ये फिगर आउट करने के लिए कि मैजिक इस मामले में इस दुनिया में कहाँ स्टैंड करती है। पता चलता है कि किसी कारणों से मैजिक पिछले 400 सालों में इतनी नीचे गिरी है जिसका कोई जवाब नहीं। कुछ मोमेंट्स बाद फ्रेजर उठ जाता है और अभी भी फ्रीक आउट कर रहा था कि एफ्टेल इतने स्ट्रॉन्ग मैजिक यूज कैसे कर सकता है, लेकिन एफ्टेल तो उसे झांसा में ले लेता है ये कह करके कि जब उसने स्पेल कास्ट किया था ना तो पेड़ एक टूट करके आया, उसके लकड़ी का एक टुकड़ा उसके सर पे आकर गिरा होगा, इसलिए वो बेहोश हो गया था। तो उसने जो भी कुछ देखा या सोचा वो सब हेलुसिनेशन रही होगी। अब एफ्टेल का फ्रेजर को हेलुसिनेट कर रहा है ये कन्विंस करने का वजह ये है कि अगर इस दुनिया की मैजिक सच में इतनी लो लेवल की है तो वो अपनी पावर रिवील करना एक नेशनल इंसिडेंट क्रिएट कर सकता है। तो वो अभी के लिए उसे छुपाने का डिसाइड करता है और सच में मैजिक स्टडी करता रहेगा और साथ ही मिलिट्री स्कूल जाने के लिए प्रिटेंड करता रहेगा। कम से कम तो अभी के लिए उसका यही प्लान था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एफ्टेल को फ्रेजर से इतनी बार हारना पड़ा है कि वो फ्यूरियस हो गया है और जेन्युइनली अब तलवारबाजी में इम्प्रूव करना चाहता है, सिर्फ फ्रेजर से बदला लेने के लिए। अब 10 साल की उम्र तक एफ्टेल ने तलवारबाजी में धार लगा लिया है और उसकी स्किल इस पॉइंट तक आ गई है कि वो एक वुडन स्वॉर्ड से लोगों को हवा में चीर सकता है। श्योर है कि मैजिक तो कूल है ही, लेकिन तलवार यूज करना भी काफी फन है, और अब सोचते हुए मैजिक स्वॉर्ड्समैन बनना एक ऑप्शन हो सकता है, तो वो दोनों को साथ साथ ट्रेन कर सकता है। थोड़ी देर बाद फ्रेजर एफ्टेल को ढूंढता हुआ आता है क्योंकि उसका यूजुअल ट्रेनिंग सेशन का वक्त हो गया है। एफ्टेल बोलता है कि अभी आता हूँ, लेकिन पता चलता है कि फ्रेजर ने तो आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया था। वो बोलता है कि एक गेस्ट इंस्ट्रक्टर भी साथ लाया है, और ये बोलते हुए ही एफ्टेल नोटिस करता है कि अचानक उसके आसपास बहुत डार्क सा हो गया है। फिर फ्रेजर उसे मोरिया से इंट्रोड्यूस कराता है
और एफ्टेल को एक्सप्लेन करता है कि ये उसका स्पेशल स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर बनेगा। मोरिया नाइट्स का रिटायर्ड कैप्टन है तो तलवार में इनक्रेडिबल स्किल्ड है और एफ्टेल के बारे में जानना चाहता है क्योंकि फ्रेजर से उसने उसकी नॉन स्टॉप तारीफ सुनी है। वो एफ्टेल को बोलता है कि जो भी तरीका हो सके अटैक करने का वो करे और अपनी पीठ भी घुमा लेता है उसके लिए इजी करने के लिए। लेकिन एफ्टेल देख सकता है कि मोरिया पर एक भी ओपनिंग नहीं है तो डेयर की बात भी नहीं करता। मोरिया एफ्टेल के पहले मूव करने का वेट करते करते बोर हो जाता है तो वो खुद ही पहले स्ट्राइक करता है और एफ्टेल उस स्ट्राइक को रोक लेता है। लेकिन मोरिया अभी तक इम्प्रेस्ड नहीं है क्योंकि कोई भी स्वॉर्ड्समैन ये कर सकता है। वहीं एफ्टेल तो जानता है कि अपने करंट बॉडी में मोरिया जैसे स्ट्रेंथ से मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है तो वो खुद पर फिजिकल एनहेंसमेंट कास्ट करता है और मोरिया एक्चुअली इम्प्रेस्ड हो जाता है इस चीज से क्योंकि उसकी उम्र के लिए ये एक एडवांस्ड स्किल है। तो यही एक वजह है कि फ्रेजर ने सोचा होगा कि एफ्टेल इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि फ्रेजर के हिसाब से जबकि एफ्टेल मैजिक यूज करने में इनकेपेबल है, उसने नोटिस किया कि एफ्टेल के बॉडी में काफी माना है और वो उसे उतना ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है जितना कोई भी मैच कर सकता है। इसलिए वो फिजिकल एनहेंसमेंट इतनी आसानी से यूज कर पा रहा है। एफ्टेल तो अभी मोरिका के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन सच में अगर चाहता तो मैजिक यूज करके मोरिका को तुरंत घुटने पे ले आता, लेकिन वो मैजिक सीक्रेट रखना चाहता है और इसके अलावा वो ऐसे जीतना नहीं चाहता, वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल की मेरिट से जीतना चाहता है। वो मोरिया के खिलाफ वापस चार्ज करता है लेकिन वो तो एक हैवी स्लैश से काउंटर करता है और जबकि एफ्टेल ब्लॉक करना मैनेज कर लिया था वो अभी भी स्लैश के बोझ में पुश होता जा रहा है। मोरिया सोचता है कि ये तो चेकमेट है क्योंकि फिजिकल एनहांसमेंट के बावजूद भी एफ्टेल हेड ऑन सामने से आकर के उसे ओवर पावर करने के लिए उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन उसकी सरप्राइज में मिड स्लैश में ही एफ्टेल अचानक से अपनी तलवार साइड में स्विंग करता है जिससे मोरिया आगे स्लिप हो जाता है और एफ्टेल फिर मोरिया के मोमेंटम को उसके खिलाफ यूज करता है और उसे जमीन पर ले आता है। मोरिया यकीन ही नहीं कर पाता कि ये क्या हुआ, लेकिन वो इतना तो मर्द है ही कि मान सकता है कि हाँ एक फेयर तरीके से वो हारा। तो एफ्टेल की विक्ट्री पर कंग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि वो टेस्ट पास कर गया। एफ्टेल नहीं जानता कि वो ये क्या बोल रहा है क्योंकि ये तो सिर्फ एक रेगुलर फ्रेंडली मैच उसने समझा था। तब फ्रेजर एक्सप्लेन करता है कि वो एक्चुअली मोरिया को उसे टेस्ट करने के लिए लाया था क्योंकि ये मिलिट्री स्कूल का हेड मास्टर है और क्योंकि एफ्टेल ने उसे बीट कर दिया है तो एडमिशन गारंटी हो गई है। वो ये भी कहता है कि पर उसे अभी 15 साल होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ वक्त गुजरता है, इधर एफ्टेल जंगल में अपनी लेवल 10 स्पेल प्रैक्टिस कर रहा है और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि कास्टिंग टाइम में वो थोड़ा स्लो है जितना चाहता है उससे, तो वो अभी भी उसे बहुत कम करने की कोशिश कर रहा है। उसे रेनी डेज पसंद है क्योंकि इसमें बिना सस्पिशन के वो मैजिक ट्रेन करने का मौका ढूंढ सकता है और लोग समझेंगे कि बारिश की वजह से बिजली चमक रही है। लेकिन वो ये अंदाजा लगाना भूल गया कि कोई उसे ढूंढने भी आ सकता है क्योंकि एक मोमेंट बाद ही फ्रेजर भागता हुआ आता है। बिल्कुल घबराया है क्योंकि उसने इतनी टेरिफाइंग लाइटनिंग बोल्ट एफ्टेल के पास ही गिरते हुए देखी है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है और एफ्टेल बोलता है कि हाँ वो तो ठीक ही है। लेकिन फ्रेजर लेक्चर देने लगता है खुद को हर्ट ना करने क्योंकि अगले साल ही उसे मिलिट्री स्कूल में एनरोल होना है। फ्रेजर का मिलिट्री स्कूल के बारे में बोलना एफ्टेल को याद दिलाता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जबकि वो माँ और फ्रेजर से डिस्कस नहीं किया है पर उसने डिसाइड कर लिया है कि वो मिलिट्री स्कूल नहीं जा सकता। वो समझता है कि मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट में कॉमन होने के बावजूद भी मैजिकल एकेडमी में आना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहता है। लेकिन फ्रेजर और माँ को ये कैसे एक्सप्लेन करे उसे बिल्कुल नहीं पता, तो उसने डिसाइड किया है कि मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन करने से ठीक पहले ही वो घर छोड़ देगा। और जब ये सोच रहा होता है फ्रेजर अचानक उससे बोलता है कि उसके लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि एफ्टेल की तलवारबाजी स्किल के बारे में सुन करके उसके बाप ने उससे फाइनली डिसाइड किया है मिलने का। एफ्टेल तो पर्सनली इस पॉइंट पर अपने बाप से मिलना नहीं चाहता था क्योंकि पहले से 14 साल जब इग्नोर किया ही जा चुका है तो जो भी रिश्ता बनना चाहिए था वो तो पहले से ही खत्म हो चुका है। लेकिन देख सकता है कि उसकी माँ और फ्रेजर कितने खुश हैं और वो उन्हें सैड नहीं करना चाहता, तो वो मीटिंग के लिए एग्री कर लेता है। लेकिन जल्दी ही अब वो इस डिसीजन को पछता रहा है क्योंकि पता चलता है कि उसका बाप बिल्कुल एक घटिया आदमी है। उसने एक बार भी एफ्टेल को फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं समझा है और वो एक ही वजह है कि उसे यहाँ बुलाया ये बताने के लिए कि अब एफ्टेल के लिए चाइल्ड सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मिलिट्री स्कूल में स्कॉलरशिप दी जाती है। और यहाँ रुकते हुए वो अपने एक और बेटे को एफ्टेल के साथ एक स्पेयरिंग मैच के लिए चैलेंज करता है सिर्फ इसीलिए कि एफ्टेल को इंजर्ड करवा सके क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। साला बाप है कि अपने बाप का कोई पाप है। सब बाहर जाते हैं क्योंकि एक डुअल शुरू होने वाला है, लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेजर एफ्टेल को आकर के समझाता है कि देख भाई, भले ही एक मॉक बैटल है लेकिन फिर भी उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि जोकिम एक्चुअली बहुत स्किल्ड है और देखने से साला बेरहम भी लगता है। तो अगर उसे लगे कि वो जीत नहीं सकता तो तुरंत सरेंडर कर दे तकलीफ से बचने के लिए। एफ्टेल फ्रेजर के वार्निंग के लिए थैंक्स करता है और जोकिम के साथ रिंग में उतरता है। जोकिम एक्चुअली काफी सरप्राइज्ड है कि एफ्टेल भागा नहीं, तो एफ्टेल बोलता है कि उसका ऐसा वैसे भी कोई इरादा नहीं था।
जोकिम फिर एफ्टल की तरफ एक तलवार फेंकता है डुअल के लिए यूज करने, और जैसे ही एफ्टल उसे पकड़ता है रियलाइज करता है कि ये उन प्रैक्टिस स्वॉर्ड से तो कहीं ज्यादा भारी है जिसका उसे आदत था। जोकिम ये देख हंस के बोलता है कि ये तलवार उसके स्पेशल हार्डवुड से बनी है और इतनी हैवी है कि एक सॉलिड स्ट्राइक इजिली हड्डी तोड़ सकती है या खोपड़ी में भी घुस सकती है। ऑब्वियसली ये एफ्टल को थोड़ा डराने के लिए कहा था उसने, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं झिझकता और ये चीज जोकिम को जोखिम भरा गुस्सा दिलाती है। तो वो लगता है एफ्टल और उसकी माँ को बहुत ही रंगीन रंगीन गालियां देने। एफ्टल खुद पर तो कई इंसल्ट्स हैंडल कर सकता है, लेकिन वो अपनी माँ के बारे में ऐसी डिसरिस्पेक्ट सहने वाला नहीं था। और वो सच में शर्मिंदा है कि उसके ब्लड लाइन में जोकिम और उसके बाप जैसे लोग कैसे पैदा हो गए। उससे निकलने वाला अब गुस्सा इतना इंटेंस होता है कि जोकिम भी फील करता है कि कुछ तो अलग है इस लड़के में। और जैसे ही डुअल शुरू होता है एफ्टल तुरंत जोकिम पर चार्ज करता है, सीधा उसके सर की तरफ एम करते हुए। जोकिम सिर्फ डम लक से ही बेरली बचने में मैनेज करता है और एफ्टल सरप्राइज है कि वो इतने करीब पहुंच गया, क्योंकि दूसरों ने तो जोकिम की इतनी हाइप की थी। वो एक्सपेक्ट करा था कि वो ज्यादा फाइट करेगा। एफ्टल कुछ और स्ट्राइक्स करता है जोकिम की लिमिट्स टेस्ट करने के लिए, और जोकिम सच में बहुत स्ट्रगल कर रहा है। वो मुश्किल से ही एफ्टल की फाइनल स्ट्राइक ब्लॉक करने में मैनेज करता है, लेकिन एफ्टल ने तो अभी तक जो भी कुछ किया वो तो बिना फिजिकल एनहेंसमेंट मैजिक यूज किया था। तो जब वो फिजिकल एनहेंसमेंट एक्टिवेट करता है वो आसानी से अपनी तलवार जोकिम के चेहरे में धंसा देके उसे जमीन पर गिरा देता है। और जब जोकिम वहाँ तरबतर हुए डिसबिलीफ में पड़ा है, एफ्टल उसे वार्न करता है कि अगर उसने दोबारा उसकी माँ को इंसल्ट किया तो उससे उसकी जान ली जाएगी। और जोकिम आई एम नॉट जोकिंग। अब जब चूंकि डुअल खत्म हो गया है, एफ्टल बोलता है कि यहाँ उनके लिए अब कुछ और करना बाकी नहीं है, तो वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या अब हम चलें। एफ्टल की माँ थोड़ी शॉक्ड है जो कुछ अभी हुआ उससे, क्योंकि ये यकीन करना उनके लिए भी मुश्किल है कि उसका बेटा सच में इतना स्ट्रांग है। बावजूद हैरानी के वो उस पर बहुत प्राउड भी है। उसके बाद चीजें ज्यादातर नॉर्मल ही हो जाती है, पर एफ्टल थोड़ा सरप्राइज है कि सब कुछ इतना शांत सा क्यों है, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट करा था कि उसका बाप कुछ ना कुछ करने की तो कोशिश जरूर करेगा उस दिन जो हुआ उसका बदला लेने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी दरवाजे पर जोर से ठक ठक होती है, तो एफ्टल और उसकी माँ जाके खोलते हैं गेट और शॉक्ड में देखते हैं कि मोरिया और फ्रेजर एक बेबी गोद में लिए खड़े हैं। वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है और ये बच्चा उनके साथ क्यों है। तो फ्रेजर एक्सप्लेन करता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। एफ्टल कहता है तो 2x पे सुना दो। फ्रेजर बताता है कि मेन कैपिटल के आसपास हम सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करने के एफर्ट्स कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मिले इंटेलिजेंस के मुताबिक कोई प्रिंस को असैसिनेट करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन तभी एक नाइट भागता हुआ आया और सबको इन्फॉर्म किया कि बारबेरियंस शहर में घुस आए हैं। तो वो पहले से बहुत देर कर चुके थे। ये क्लियर था कि बारबेरियंस का अल्टीमेट गोल प्रिंस को ही मारना था। तो मोरिया और फ्रेजर ने प्रिंस को पकड़ा और भाग निकले सबसे सेफ जगह की तरफ, जो उन्हें यही लगी, जहाँ के बारे में कोई नहीं जानता। प्रिंस को टारगेट किए जाने की वजह यह है कि पिछले किंग के 2 बेटे थे, और जबकि ट्रेडिशन के अनुसार बड़े बेटे को गद्दी मिलनी चाहिए, लेकिन जो दूसरा छोटा बेटा था वो उस वक्त कहीं ज्यादा टैलेंटेड था। तो दूसरे बेटे को करंट किंग बना दिया गया और पहला बेटा क्राउन मिनिस्टर बना रहा। पर अभी तक दूसरे बेटे का कोई वारिस लड़का नहीं हुआ था। तो काफी लंबे वक्त तक ऐसा लगता रहा कि पहले बेटे का बेटा ही अगला किंग बनेगा। लेकिन किस्मत से दूसरा बेटा इवेंचुअली अपना बेटा कर ही लिया बेचारी रानी। और अब पहला बेटा दूसरे बेटे के बेटे को हटाना चाहता है ताकि उसका खुद का बेटा किंग बन सके। बेसिकली मिनिस्टर जो करंट का है किंग के बेटे को मारना चाहता है और उसे किल करने की प्लानिंग कर रहा है। और फ्रेजर के पास यकीन करने की वजह भी है, क्योंकि उनका बाप इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा अगर मिनिस्टर का बेटा किंग बनता है। तो अब इन कंडीशंस में प्रिंस को वापस कैपिटल नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ फ्रेजर प्लान करता है कि बॉर्डर क्रॉस करें और जितना पॉसिबल हो सके दूर जाएं ताकि प्रिंस सेफ रहे। अगले सुबह दोनों मोरिया और फ्रेजर प्रिंस के साथ बॉर्डर की तरफ निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन जाने से पहले एफ्टल अचानक से पूरी गियर में बाहर आता है और बोलता है कि वो भी साथ में जाना चाहता है। एफ्टल की माँ ये सुन के तो रोने ही लगती हैं, लेकिन मोरिया एक्चुअली खुश है कि वो आना चाहता है, क्योंकि उन्हें जो भी हेल्प मिल सके वो चाहिए। एफ्टल नॉर्मली खुद को तो ऐसी सिचुएशन में पर्सनली इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं फील कर रहा, लेकिन उसे याद है कि पिछली जिंदगी में इस नेशन के किंग ने उससे कितना अच्छा ट्रीट किया था। तो वो उसकी काइंडनेस चुकाना चाहता है, उसके डिसेंडेंट्स का ख्याल रखे। अब खास कर क्योंकि उसका बाप भी इस एसिनेशन में शामिल है। तो वो अपनी माँ को अभी के लिए गुड बाय कहता है और सब साथ में बॉर्डर की तरफ निकलना शुरू करते हैं। जैसे ही एफ्टल और बाकी जंगल से गुजरते हैं, अचानक पास से एक जोर की क्रैकलिंग आवाज सुनाई देती है, ऑलमोस्ट थंडर जैसी। और वो श्योर नहीं है कि अबे ये क्या था, लेकिन जानते हैं कि जो भी था उनके लिए तो अच्छा नहीं था। तो स्पीड बढ़ाते हैं जल्दी से निकलने की कोशिश में, लेकिन कुछ देख के सब जम से जाते हैं।
फ्रेजर एक पूरी आर्मी ऑफ मेजेस वहाँ बाहर पोस्टर देखता है जैसे कि उनका ही इंतजार कर रहे हो, और वो आर्मी कोई और नहीं एफ्टल के बाप की पर्सनल मेज डिवीजन है। ऑर्कट ने एक्सपेक्ट किया था कि फ्रेजर और बाकी इस डायरेक्शन से किंगडम के प्रिंस के साथ भागने की कोशिश करेंगे, तो उसने एक ब्लॉकेड सेटअप कर दिया उन्हें रोकने के लिए। फ्रेजर और मोरिया सोचते हैं कि अब सिंपली वापस मुड़ना चाहिए और बॉर्डर क्रॉस करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए, लेकिन उनकी किस्मत खराब कि जो क्रैशिंग साउंड उन्होंने पहले सुनी थी वो ऑर्कट की मेज डिवीजन का ही एक स्पेल था। उन्होंने वो स्पेल जंगल के एक बड़े हिस्से में आग लगाने के लिए यूज किया, तो अब भागने के लिए कोई भी जगह नहीं है। वो वहाँ रह भी नहीं सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा आग फैलती जाएगी और इवेंचुअली उन्हें जंगल से बाहर ऑर्कट के सामने ही जाना होगा, तो उन्हें जल्दी ही अब एक्शन प्लान फिगर आउट करना है। फ्रेजर सोचता है कि वो खुद अकेले बाहर जाके ऑर्कट से बात करेगा, क्योंकि ऑर्कट के बेटे होने की वजह से वो उसे ऑन द स्पॉट तो नहीं मारेगा और शायद रीजन सुनने के लिए भी तैयार हो जाए। मोरिया और एफ्टल को तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छा आइडिया है, लेकिन फ्रेजर कन्विंस्ड है कि उसका बाप डीप डाउन इतना बुरा इंसान भी नहीं है, तो वो नेगोशिएशन के मनसे से आगे जाता है। वो जंगल से बाहर आता है हाथ ऊपर करके दिखाते हुए कि वो सरेंडर कर रहा है और ऑर्कट से बात करने की रिक्वेस्ट करता है। बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, वो ये सब बंद कर सकता है और असैसिनेशन का ख्याल छोड़ के सब साथ में कैपिटल वापस जा सकते हैं। और जब ऑर्कट फ्रेजर की बात सुनता है वो नीचे आकर के फेस टू फेस मिलने का डिसाइड करता है। फ्रेजर खुश होता है क्योंकि एज्यूम करा था कि इसका मतलब है कि उसका बाप समझ रहा है और चीजें एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन एक्चुअली ऑर्कट तो सिर्फ फ्रेजर के करीब आना चाहता था ताकि उसे एक लाइटनिंग मैजिक डिवाइस से शॉक देके बेहोश कर सके। और अब जब फ्रेजर जमीन पर बेहोश पड़ा है, ऑर्कट अपने मेजेस को ऑर्डर देता है कि अपना मैजिक एक स्पेशल मैजिक मशीन में कंबाइन करे और फ्रेजर की बॉडी पर सीधा एक लेवल 6 लाइटनिंग स्पेल कास्ट करे। ये कुछ ज्यादा ही लगता है जब कंसीडर करो कि लेवल 6 मैजिक उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक है और बदकिस्मती से एफ्टल फ्रेजर को बचाने के लिए उसे बहुत दूर था और वो यकीन नहीं कर पा रहा कि ऑर्कट इतनी कैजुअली अपने बेटे को मार सकता है, सिर्फ एक बच्चा मारने के लिए और कुछ स्टूपिड सी पावर हासिल करने के लिए। ये पावर का नशा बहुत बुरा रे बाबू भैया। इधर एफ्टल सोचता है कि पहले तो उसने प्लान किया था कि ऑर्कट को इग्नोर करता रहेगा और उसे अवॉइड करते हुए ही सारी जिंदगी जीता रहेगा, लेकिन अब एफ्टल ने डिसाइड कर लिया है कि ऑर्कट और उससे जुड़े सारे लोग इस धरती पे बोझ के सिवा कुछ भी नहीं है और ये अब किसी और को हार्म करें उससे पहले खत्म करना अब जरूरी हो गया है। वो बैटलफील्ड पर निकलता है ये सारी चीजें अब हमेशा के लिए सेटल करने, और सबसे पहला काम ये करता है कि एक लेवल 9 आइस स्पेल कास्ट करता है ताकि सारी आग बुझ जाए। ऑर्कट और उसके लोग शॉक्ड में आ जाते हैं जब वो एफ्टल को ये करते देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी लेवल 9 मैजिक देखी नहीं थी, वो भी अकेले किसी ऐसे को करते हुए। ऑर्कट अपने लोगों को एफ्टल पर तुरंत अटैक करने को चिल्लाता है, तो सब अपने लेवल 5 एक्सप्लोसिव्स एरो तैयार करते हैं और एफ्टल पर फायर करते हैं, लेकिन उनकी हैरानी में वो पूरी तरह से अनहार्म्ड खड़ा रहता है जबकि डायरेक्ट हिट की गई थी। एफ्टल उनके शॉक्ड चेहरों से थोड़ा निराश होता है क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन्हें एक्टिव स्किल मैजिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और अगर ऐसा है तो इस एरा की मैजिक तो सच में उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा ही खराब हो गई है। ऑर्कट यकीन नहीं कर पाता कि एफ्टल सच में ये सरवाइव कर गया, लेकिन इस हलकट को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वो अपने मेजेस को एफ्टल के लिए एक और लेवल 6 स्पेल तैयार करने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करते हैं एफ्टल बस एक उंगली उठा करके स्पेल को कम्प्लीटली नलिफाई कर देता है, और क्योंकि लेवल 6 मैजिक उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है उसे इतनी आसानी से नलिफाई होते हुए देखना सैनिकों के मोराल्स को तो पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। एफ्टल फिर सीधा एनिमी फॉर्मेशन के बीच में तात्सुया मारता है और एक के बाद एक उन्हें स्लाइस करने लगता है। उसे पहले ये दूसरों पर टेस्ट करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, तो वो अपनी तलवार मैजिक एनर्जी से कोट करता है और एक मेज पर वो लेवल 2 स्पेल यूज करने की कोशिश करता है, और ये सही में बहुत इफेक्टिव निकलता है क्योंकि वो बंदा वेपोराइज ही हो गया था। इतने मेजेस को तो इतनी कम मेहनत से एफ्टल के हाथों मरते देख के बचे हुए मेजेस भयभीत हो जाते हैं और सब अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एफ्टल का उनमें से किसी एक को भी सरवाइव करने देने का कोई इरादा नहीं था, तो वो अपना हाथ उठा करके उन्हें रियल लेजेंडरी मैजिक कैसी लगती है दिखाने की तैयारी करता है। फिर लेवल 10 लाइटिंग स्पेल कास्ट करता है। एफ्टल की वो स्पेल जमीन पर गिरती है और ऑर्किड की आर्मी का हर मेंबर राख में बदल जाता है। सिर्फ ऑर्किड और जोकिम बचते हैं, इसलिए नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि इसलिए कि एफ्टल ने जानबूझकर उन दोनों के अराउंड एक शील्ड लगाई थी ताकि वो मरे नहीं, क्योंकि इन्हें तो आसान मौत नहीं देना है ना। वो प्लान करता है कि उन्हें कैपिटल वापस ले जाए ताकि वो अपने क्राइम्स के लिए जस्टिस फेस करें, और क्योंकि उनका क्राइम एक प्रिंस की असैसिनेशन अटेम्प्ट है, एफ्टल जानता है कि उनके लिए अच्छा तो नहीं होगा। और बिल्कुल जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, ऑर्किड और जोकिम को अथॉरिटीज को सौंप देने के बाद उन्हें टॉर्चर किया जाता है और फिर उनके क्राइम्स के लिए पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है।
तो अब एफ्टल को उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, किस्सा ही खत्म। और जहाँ तक फ्रेजर की बात है, वो एक्चुअली अटैक सरवाइव करने में मैनेज कर गया है और ये सब एक स्पेशल मैजिक नेकलेस की वजह से था जो पीढ़ियों से फैमिली में पास होती आई थी। एफ्टल याद करता है कि वो नेकलेस पिछली जिंदगी में उसकी थी और खुश है कि आखिर में फ्रेजर की जान बचाने में काम आई। ऑर्कट के डेथ के बाद उसका ड्यूक टाइटल आगे बढ़ाने की बातें हो रही थी क्योंकि फ्रेजर ने प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। तो ये डिसाइड किया गया कि फ्रेजर फैमिली का नया हेड बनेगा। जहाँ तक एफ्टल की बात है, उसने डिसाइड किया है कि फ्रेजर और मोरिया को अपने रियल मैजिक कैपेबिलिटीज के बारे में फाइनली वो सच बताए, क्योंकि वो सच जानने के हकदार भी हैं। लेकिन रिइंकार्नेटेड होने वाला पार्ट वो अभी भी सीक्रेट ही रखता है। दोनों एकदम स्पीचलेस रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि एफ्टल क्या कर सकता है। एफ्टल उन्हें पहले नहीं बताने के लिए माफी मांगता है, लेकिन दोनों बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो ऐसी पावर्स क्यों नहीं रिवील करना चाहता था। वो फिर एफ्टल से पूछते हैं कि तो अब वो क्या करना चाहता है, और वो इन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो मैजिक स्कूल जाना चाहता है, जिससे दोनों सरप्राइज्ड हैं कि वो मैजिक स्कूल जाने का सोच रहा है, जबकि पहले से वो इतना स्ट्रांग है। लेकिन एफ्टल बोलता है कि वो पहले से और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता है और दोनों उसे पूरी तरह से हर जगह सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना और आगे की स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।